अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर साइफ़र का जो मामला है वो सरफ़ेस कर चुका हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी शोर-व-गुगा मच रहा है। और क्यों मच रहा है इसका तज्ज़िया ज़रा करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो साइफ़र का वाला मामला पहले हमने सुना था कि पुट टू रेस्ट कर दिया गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर अब दोबारा से इसको उठाया गया है और उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है और उनको कहा जा रहा है जी कि आपने बहुत ही बड़ा एक नुकसान किया मुल्क का। नेशनल जो सीक्रेसी का एक सिलसिला होता है उसको अपने मलहूज़े खातिर नहीं रखा। ये जो सिलसिला है इसकी थोड़ी सी ज़रा हम टेक्निकल नुआंसेस जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और आज मैंने रिक्वेस्ट स्पेशल तौर पे की है जनाब शमशाद अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा से, कि वो अगरचे हमारा स्केड्यूल आज का नहीं होता लेकिन मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके कि आप ज़रा हमें थोड़ा सा समझाएं कि ये मामला किस तरह चलता है, कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए था। Here comes शमशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, ये जो साइफर वाला मामला हुआ था, एक तो मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह शुरू हुआ है वो ये हुआ कि जो हमारे इन्वेस्टर थे वॉशिंगटन में, बकौल इन लोगों के कि उनको डोनाल्ड लू साहब जो हैं उन्होंने एक मीटिंग में ये कहा जी कि आप वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फारिग करने की कोशिश करें और वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला जो है वो सामने आया। क्या इस तरह होता है नॉर्मली डिप्लोमेसी में कि कोई मुल्क जो है वो आपके इन्वेस्टर को इस तरह कहे कि जी वहाँ पे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए वरना फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे? क्या इस तरह होता है आपके करियर में, कभी हुआ है जी ऐसे? ये कभी नहीं होता। ये मुझे बिल्कुल हंसी आती है। और एक्चुअली तो बात तो ये है कि ये जब से हमें IMF का कर्जा आया है ना, तो मैं पहले ही तवक्को कर रहा था कि हमारी जो कौम है उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें सियासतदान भी शामिल है, हुक्मरान शामिल है, हर तबका शामिल है, क्योंकि पता किसी को होता नहीं है और कहानियां ऐसी ऐसी ढालते हैं। तो मुझे पता था कि अब ये कौम ने डकार लेने शुरू करने हैं। जब IMF आ जाता है, पैसा आता है ना, तो फिर ये तरह तरह की चीजें निकालते हैं। तो जो आपने सवाल किया है, मैं बहुत दफा इसका जवाब दे चुका हूं। जब इनफैक्ट ये हुआ था वाकया, उस वक्त भी टीवी ने बड़े लाइव प्रोग्राम किए थे, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये साइफर का कोई इशू नहीं होता। पहली बात तो ये है कि इस तरह कभी भी मीटिंग में बुलाकर कोई रियासत कोई इस तरह की धमकी नहीं देती है। और ये जो वाकया हुआ था, असद मजीद जो थे हमारे बड़े सीनियर बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, और वो एक्चुअली जब अभी ये वाशिंगटन में थे तो मैं उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि ये फॉरेन सेक्रेटरी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा जरा फॉरेन सेक्रेटरी का लेवल कुछ सालों से बहुत गिर चुका था। मैं जिस यानी स्टैंडर्ड से मैं गुजरा हूँ, आगा शाही जैसे फॉरेन सेक्रेटरी थे और बड़े काबिल लोग थे, सत्तार साहब थे, नायक थे और शाहनवाज थे। तो जिस किस्म के हालिया लोग आए हैं ना, मुझे बड़ी मायूसी होती थी। तो मुझे इस बच्चे में बहुत एक वो नजर आती थी। तो खैर, असल चीज ये है कि इस कोई बुलाकर मीटिंग नहीं हुई थी, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है जी। कोई सोचता नहीं इन चीजों को। अभी कल एक बड़ा बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट या क्या था, वो लगा हुआ है कि जी स्टेट सीक्रेट और ये फला 114 साल कैद। ये चीजें बातें करती हैं, ये तमाशा लगाया हुआ है हमने, बस मैं ये कहूंगा। उसको बुलाया नहीं था। वो एक डोनाल्ड अमेरिकन जो होते हैं वो कोई हमारी तरह दावतें बड़ी नहीं करते। उसने ऐसी कॉकटेल पे अपने दोस्तों के साथ बुलाया था उसको, तो वहां उस पर बैठ के गप लग रही थी। जब आप खुर्दोनोश करते हैं तो उसमें गप लगती है, आप समझ गए ना। कोई स्टेट की पॉलिसियां नहीं डिस्कस होती हैं वहां। तो वहां पे बातों बातों में ये चीज चली होगी कि जी वो पाकिस्तान में ये मसले हैं। तो अमेरिकन ने 2-4 डकार लेके पी के जो होता है, तो उसने कहा होगा डोनाल्ड लू ने, कभी हमने तो वी वांट के ये रिजीम चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपस में जब बातें, और ये होता है, हम करते थे, मेरे साथ ऐसे कई वाकयात होते थे। और हम फिर पाकिस्तान अपनी एक रिपोर्ट भिजवाते हैं, चाहे वो निजी महफिल में कुछ बात हो रही हो ऐसी या सरकारी महफिल में। सरकारी का तो फर्ज होता है हमारा कि वो हमें रिपोर्ट करना होता है, लेकिन जब निजी महफिल में होता है वो मेरी डिस्क्रिप्शन होती है, वो चीजें गप्पे होती हैं।
तो उसमें ये गप्पों वाला सेशन था, जो बैठे दो लोग थे, तो उसने बात ये की होगी कि वी डोंट लाइक योर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अगर अमेरिका ने कुछ साजिश करनी होती तो वो इस तरह तो बात ना करता ना हमारे सफीर के सामने, ऑफिशियली। तो लेकिन उसने ये बता दिया कि भी ये आपके मुल्क में रिजीम चेंज का हो रहा है और वी वुड भी, अगर तो ये बदल जाएगा तो ये हो जाएगा और नहीं बदलेगा ये होगा। उसने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो फिर जो एम्बेसडर साहब थे उन्होंने फिर इसको ब्लो अप किया। नहीं ब्लो अप नहीं होता, ये फर्ज होता है कि प्राइवेट मीटिंग में भी सोच जो होती है लोगों की, या जो इंफॉर्मेशन उन तक अमेरिकनों तक थी कि पाकिस्तान में साजिश ऑलरेडी चल रही है, ये उसने इंडिकेट किया था कि पाकिस्तान में फौज और ये जो दो सियासी फैमिलियां हैं उनके दरमियान साजिश चल रही है इमरान को उतारने की, ये था। तो उस बंदे का फर्ज बनता था कि जब हमारे अंदरूनी हालत के बारे में बाहर की जो सुपर पावर में सोच ये है कि इसको उतारने की कोशिश की जा रही है, ये और बात है कि इमरान ने उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। जब वो ये इस तरह कागज वो कुछ नहीं था, ये तमाशा होता है सियासत का। मैं कहता हूं दूसरे जो सियासतदान है, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, ये जिस किस्म के तमाशे करते हैं वो तो आप किसी हद ही नहीं होती उनकी। वो गालियां एक दूसरे को देते हैं, शरीफ जो होते थे वो जरदारी को गालियां देते थे, भुट्टो को करते थे, ये सियासत के तमाशे होते हैं मैं बता दूं। तो वो सफीर ने अपना काम पूरा किया, तो वो उस बंदे ने अपनी एक सियासत के खेल में ये बताया कि जी ये अमेरिका साजिश कर रहा है, जो कि गलत थी उसकी बात। क्योंकि अगर मैं होता, फॉरेन सेक्रेटरी होता, तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बता देता कि ये नहीं अमेरिका साजिश कर रहा, ठीक है ना। मैं ये बताना चाहता हूं इसरार आपको कि जब न्यूक्लियर टेस्ट होने थे, मेरी अभी हम अलमाती में थे, 11 मई को हमें पता चलता है, तो हम वापस मैं प्राइम मिनिस्टर को लेके आ जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस चल रही थी वो छोड़ के, तो 12 मई को मैं वापस आता हूँ। उसी दिन मुझे मेरे काउंटर पार्ट जो थे, काउंटर पार्ट नहीं था वो अंडर सेक्रेटरी था थॉमस पिकरिंग, उसका मैसेज आता है एम्बेसडर के जरिए कि हम ये है कि बता दें कि इंडिया ने बड़ी गलत हरकत की है, आपने नहीं करना, इंडिया गंदा बच्चा है, आपने नहीं बनना, और अगर आपने किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बातें तो कन्वे करनी होती है ना। तो एम्बेसडर को ये मैसेज दे के एम्बेसडर रियाज खोकर ने मुझे भिजवाया, जो 12 तारीख को आ गया। तो मैंने हम अपनी पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर अपने को कह दिया था कि आपने चुप रहना है, आपने कोई जवाब नहीं देना। मैंने 2 या 3 फिक्रे लिख के जो एक स्टैंडर्ड बना दिया था, पंच लाइन्स जिस वो नवाज शरीफ को दे दिए थे कि कोई भी अगर टेलीफोन कॉल आ जाती है क्लिंटन की तरफ से, आपने ये जवाब देना। मकसद ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने बेसिकली ये क्या कहा है कि सेक्रेटरी खारजा को चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर को बताते कि जनाब इस तरह की चीज हुई है तो आप माइंड ना कीजिएगा, आप आराम से। असल चीज ये है, मुझे नहीं पता कि ये साइफर किस किस्म का था। देखें, अव्वल बात तो ये है कि यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि साइफर होता क्या है। तो क्योंकि एक खातून सियासतदान थी, उसने ये कहा कि ये साइफर इतना बदनाम हो गया है, अब दुनिया से हमें कभी साइफर नहीं आएगा। उसको ये नहीं पता कि साइफर होता क्या है। साइफर बेसिकली एक फॉर्मेट होता है, कोडेड वर्ड्स में देखते हैं, जो सीक्रेट होता है। सीक्रेट लेटर भी जाते हैं, लेटर टाइप करके हम सीक्रेट लिख के भिजवा देते हैं, वो भी होते हैं। टेलेक्स भी आते हैं, फैक्स भी आते हैं, पोस्ट कार्ड भी आता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सो वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सीक्रेट, जो होता है कोडेड वर्ड में, जिसका हम नहीं चाहते। लेकिन सर इसमें ये तो चीजें हमें पता है, थोड़ा सा अंदाजा है, लेकिन मुझे ये एक चीज बताएं कि ये जो साइफर की बात हुई है, जैसे ये हुई है तो उससे अगले दिन ही यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो टेबल हो जाती है। अच्छा, उसके साथ ही हम नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अमेरिकन एम्बेसी के साथ इनका इंटरेक्शन है MNAs का, वो ज्यादा बढ़ जाता है, जाके उनकी विजिट्स शुरू हो जाती हैं। तो क्या एक अमेरिकन उनका जो रोल है वो नजर तो आता है ना इसके अंदर। मैं कहता हूं रोल तो पक्का हर जगह है अमेरिका का।
फिर वही बात लोग, मैं कई दफा कह चुका हूं कि रिजीम चेंज इज अमेरिकाज डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी। डॉक्ट्रिन पॉलिसी है कि कोई हुकूमत अमेरिका को अगर पसंद नहीं है तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये खत्म होनी चाहिए। अब अगले दिन जब मैं कोई किसी पीटी या पाकिस्तानी टेलीविजन से बात कर रहा था तो उस एंकर ने मुझसे कहा, जब मैंने यही बात कही, कहते जी अमेरिका तो साजिशें बड़ी करता है, उसने ईरान में शाह को लेके आए थे। जो बात मैं कहता हूं उस पर नहीं लोग फोकस करते। मैंने ये कहा था कि अमेरिका साजिश नहीं करता, असल साजिश आपके लोग खुद करते हैं अमेरिका की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। ईरान की उसने जो बात दी, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, एक मिनट बात सुन ले। शाह ईरान को लाया था CIA, ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो थी उनकी और CIA, इन्होंने मिलके, मगर साजिश क्या थी, उन्होंने जो जनरल जाहिदी था, ये फॉरेन मिनिस्टर जाहिदी का बाप जो था, उसको कह दिया था कि हम ये प्राइम मिनिस्टर को उतारने वाले हैं, ठीक है जी। और वो उतारने वाले कैसे, मतलब है कि उसको बता दिया कि आपने करना है, तो वो फिर यानी अंदर से साजिश होती है। फौज जो ईरान की थी वो मिलके उन्होंने वो जो मुसद्दक खत उसको साजिश फिर करवाते हैं ना, साजिश करवाते हैं ना। फिर देखिए वो तो साजिश, तो फिर वही बात आ गई, आप रोक लेंगे उसकी साजिश को। अमेरिका, चीन को पता है कि साजिश करता है, रूस को पता है। अरे भाई, हम लोग उसकी गोद में बैठकर हमें अगर ये ना पता हो कि वो साजिश कर रहा है, फिर वही बात मुझे तारीख बतानी पड़ती है। लियाकत मारा गया था, वो उसको अमेरिका ने मरवाया था, क्योंकि उसका किस्सा यही है कि लियाकत जब 50 में सारे हमारे लोग जो इंपीरियल कनेक्शंस वाली सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, ताकतें जो होती थी मुल्क के अंदर, देवर कीन के लियाकत को अमेरिका दावत दे, वहां जाए, मदद ले। मदद हमारी जरूरत थी पहले दिन से। लियाकत गया अमेरिका, और वो भी जाने का उसकी भी कहानी है बड़ी, वो मैंने अगले दिन भी सुनाई थी कि वो अमेरिका दावत नहीं दे रहा था, फिर स्टालिन से इनविटेशन मंगवाई थी। जब स्टालिन की इनविटेशन आ गई तो फिर वो ठीक है, वो हमने डिस्कस किया थी। हाँ ठीक है। नहीं, अच्छा, एक चीज समझें कि वो इनविटेशन आई तो वो हमने ऐसे करके अमेरिका को दिखा दी। अमेरिका ने दूसरे दिन हमें इनविटेशन दे दी। लियाकत पहुंच जाता है, लियाकत को अमेरिका कहता है कि कोरिया अपनी फौज भेजो। लियाकत ने कहा मैं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। लियाकत ने ये जवाब दिया था, हम नहीं भेजेंगे, हमारे कायद का फरमान है कि किसी के साथ जंग नहीं लड़नी, पीस विद ऑल एनविटी विद नन, ये था। तो लियाकत कह के आ गया। फिर साथ ही मगर जो हमारी वो इंपीरियल कनेक्शंस वाले लोग थे, दे वर अपसेट, दे डिडंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही थी। तो फॉरेन ऑफिस ने लियाकत को कहा कि नहीं, नथिंग रॉन्ग, अब आप चले, हम स्टालिन मॉस्को जाएंगे। तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने तैयारी शुरू कर दी। इतने में 2 हफ्ते के बाद जाना था, लियाकत कत्ल हो जाता है। वो अमेरिका ने नहीं कत्ल किया था। आज तक आपको पता चला कि किसने कत्ल किया था? कुछ किसी को नहीं पता चला। वो तो लियाकत था। उसके बाद भुट्टो के साथ यही हुआ। भुट्टो जब अमेरिका उस न्यूक्लियर के सिलसिले में उसको दबाव में डाल रहा था और किसिंजर ने ये तक कह दिया था कि विल मेक एन एग्जांपल ऑफ यू, तो इस किस्म की बातें वो करता था। और फिर 4 जुलाई को अमेरिका के नेशनल डे पे रिसेप्शन हुई थी, जो वो था, मुझे अब नाम नहीं रहा, उनका शारजे था। तो उसने कहा था कि द पार्टी इज ओवर, 4 जुलाई को कह दिया था, और 5 जुलाई को वाकई पार्टी ओवर हो गई। मतलब वो अमेरिका ने तो नहीं उतारा था उसको, असल उतारने वाला तो ज़ियाउल हक था ना। वो ज़ियाउल हक जिसको उन्होंने सबसे नीचे से लाकर ऊपर चीफ बना दिया था। फिर नहीं, ये सुनते जाइए, फिर आप सवालात कीजिए। ये भुट्टो को उतारा गया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक को उसने रेगन के साथ झगड़ा किया, क्योंकि झगड़ा बड़ा लेजिटिमेट था, क्योंकि सोवियत यूनियन को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी। सोवियत यूनियन वहां से बिस्तरा गोल करके जा रहा था। तो अमेरिका ने कहा जी हमारा मकसद हल, हम भी जा रहे हैं। तो ज़िया ने कहा कि भाई हमने सारा कुछ अपना तबाह कर लिया है, तो आप तो नहीं जा सकते जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होती। हमारे यहाँ एक पागल प्राइम मिनिस्टर आ गया था, बेवकूफ जुनेजो, उसको पता ही कुछ नहीं था, अनपढ़ लोग होते हैं ना। तो वो आके उसने वो जिनीवा अकॉर्ड्स पे फौरन दस्तखत कर दिए। ज़िया ने उस पर एडवाइस किया,
हाँ फॉरेन मिनिस्टर जो था वो कहता था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो पागल था बिल्कुल उसने कर दिया, और उसका नतीजा आज तक हम उसका फल जो है ना, जो मलबा वो हम पर गिरा हुआ है। तो वो ज़ियाउल हक मर गया, किसी को पता चला, उसके बाद फिर ज़िया जब जहाज गिरा तो लोग कहते हैं जी ये चूंकि रेगन को नाराज कर दिया तो और अमेरिका ने मार दिया। अरे भाई अमेरिका का तो एम्बेसडर था उस जहाज में, मिलिट्री अटैची था उस जहाज में, फौजी थे अमेरिका के, ठीक है, वो सब गए थे अमेरिका का एक कोई मिसाइल या देखने यहाँ भालपुर में, तो वो मारा तो अंदर से हमने था, लेकिन किसी को पता किसने मारा है। फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो को इख्तिदार में लाए, 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इतना बड़ा ओपन था चीज अमेरिका की, मतलब वो ये नहीं था कि कोई वो छुप के करते। वो ओकले, रॉबर्ट ओकले जब वो मर गया, उनका सफीर भी मरा, तो फिर एक अफ्रीका से वो सफीर लेके आए रॉबर्ट ओकले, जो वहां अमेरिका की पॉलिसियां बिल्कुल पाकिस्तान की तरह चला रहा था उधर, तो वो लाया गया। और उसके बाद फिर शुल्ट्ज ज़ियाद को दफन करके वापस गया, हाँ जॉर्ज शुल्ट्ज गया। तो वो फिर जब इलेक्शन हुए पोस्ट ज़िया, उसमें तो नवाज शरीफ था जानशीन, उसने इलेक्ट होना था, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, वी वांट बेनजीर भुट्टो। 2 बंदे आ गए, जिसका मैंने आपको बताया भी था कि मैं उनको दोनों को डिक्स कहा करता था, 2 डिक्स। रिचर्ड मर्फी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और दूसरा रिचर्ड आर्मिटेज जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था। 2 बेनजीर भुट्टो को इख्तिदार में लाए। अब ये आप सोचते जाइए, ये हमारे अंदर दखल अंदाजी की जो बात कर रहे हैं ना, अरे भाई आपकी रियासत कहाँ है इंडिपेंडेंट, ये मुझे बता दीजिए। तो ये जो फिर इमरान खान को क्या जा रहा है कि जी आपने इस तरह किया और उसकी वजह से पूरे का पूरा जनाब हमारा नेशनल जो सीक्रेसी का सिलसिला था वो, मैं तो जवाब दे सकता ना इमरान, वो पूछिए जो कर रहे हैं। और नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि ये जो अभी हमने सुना है कि उनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उन्होंने कोई बयान दिया है, अभी वो हमें उसकी भी पता नहीं है, कोई श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते वो वाकई बयान दिया है और कहाँ पे है वो बयान और किस मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, लेकिन कहा जा रहा है रिपोर्टेडली बाय दी आई थिंक वन ऑफ द मेजर टीवी एंकर्स कि जी ये इन्होंने इस तरह किया है। तो अगर इन्होंने इस तरह किया है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी मान रहे हैं कि जी ये इनकी साजिश थी इसको लहराना और इस तरह करके करना, तो आप समझते हैं कि इससे हमारी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एंडेंजर हुई है? सिक्योरिटी तो आती नहीं इसके अंदर, बात फिर वही बात मैं नहीं समझा सकता। ये इस कौम में दरअसल वो समझ नहीं है जिसके लिए जरूरत होती है। इतना सियासत का गलबा पड़ गया है ज़हनों पर कहानियां डालने के लिए। अब आप जो मुझे पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात मैंने बता दी कि अमेरिका साजिश नहीं करता, साजिशें हर मुल्क। अब देखिए मुबारक, हुस्नी मुबारक था, उससे 25 साल जब हुकूमत कर ली, अमेरिका का पिट्ठू था, अमेरिकन भी फेड अप हो गए, उन्होंने इशारा दे दिया कि वी डोंट लाइक हिम एनीमोर, तो लोगों ने वहां अरब स्प्रिंग लाके उसको उतार दिया, और उसके बाद इलेक्शन हो गए वहां फिर इलेक्शनों में आ गया मुर्सी जो कि बड़ा मुसलमान था ख्वान, उससे अमेरिका और सीखपा हो गया। उसने उनकी फौज को सिग्नल दिया कि भाई ये क्या तुम ले आए हो, बकवास बंद करो, ये कहा उन्होंने। ये मैं कह रहा हूं, मतलब नहीं पता किस चैनल क्या थी, लेकिन उसके बाद वहां सीसी वो टेक ओवर कर लेता है, और आज वो पूरा लेजिटिमेट प्रेसिडेंट है। जो मुल्क की जरूरत होती है, फौजी प्रेसिडेंटों की जरूरत होती है इजिप्ट जैसे मुल्क में और हमारे जैसे मुल्क में, जो अमेरिका की वो क्या कहते हैं पांव के नौकर होते हैं ना, वहां यही होता है। तो अमेरिका फैसले करता है, लेकिन वो अमेरिका खुद नहीं चुनता, चुनने वाले हम हैं। साजिशें हर हम, अभी आप देखिए मुशर्रफ के जमाने में तो जब मुशर्रफ से अमेरिकन तंग आए, वरना तो वो आंख का तारा था उनकी अमेरिकनों की, तो जब वो अमेरिकन तंग आए, कोंडोलीजा राइस ने वहां बेनजीर भुट्टो के साथ गुफ्तगू करके तो बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान भिजवाया, और फैसला ये हो गया था मुशर्रफ के साथ कि ये प्रेसिडेंट रहेगा मुशर्रफ, लेकिन उसके कंधों पर बेनजीर बैठेगी, ताकि उसका हंसता खेलता बेनजीर का चेहरा दुनिया को भा जाए, और इस तरह मुशर्रफ और बेनजीर मिलके काम करेंगे। वो यहाँ आई, वो एक डेमोक्रेट औरत थी, उसने जब देखा कि यहाँ तो लोगों की और ही ख्वाहिशात हैं, तो वो लोगों के साथ मिल गई, और नतीजा फिर देख लें, ये नहीं पता किसने मारा, अमेरिका ने नहीं मारा,
मारा गया है अंदर, पाकिस्तान के अंदर से मारा गया है, ये नहीं पता किसने मारा है। तो इन बातों पे हमारे लोग कहानियां घड़ते रहते हैं, स्कैंडल बनाते रहते हैं, इसके अलावा हमें कोई वक्त नहीं है। इतनी ये कौम, इस स्कैंडलस कौम है हमारी, के बजाय हकीकत जानने के या प्रोब करने के या हुकूमतों को मजबूर करें कि अब बताइए, बेनजीर को कत्ल करने के बाद जरदारी हुकूमत में आता है उसकी पार्टी, उन्होंने उसका कुछ नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई, बल्कि उसका नहीं जी नहीं, वो बदल दिया सारा फोकस, ये कह के कि जी अब यूनाइटेड नेशंस करेगा। वो यूनाइटेड नेशन में लोग हंसते थे, हमें कहते थे कि क्या मजाक बनाया हुआ है, कत्ल आपके यहाँ हुआ है, आप यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं, ये इसका कोई हल बनता है? लेकिन उन्होंने एक वफद भिजवा दिया था और वो लैटिन अमेरिका का था, लेकिन जो रिपोर्ट मिली तो वो हो गया। मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन यहाँ पैदा किया जाता है। अच्छा, एक और टॉपिक जो है इसी के साथ रिलेटेड जो था, इसी साइफर के हवाले से ही, और वो ये था कि जी इमरान खान साहब जो है वो रूस ना जाए। अब ये जो रूस वाला मामला है, इसका भी जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि ये जो गए थे वो तो कहते हैं मैं पूछ के गया था, सबसे मशवरा करके गया था, साबिक सेक्रेटरी खारजा जो थे उनको बुलाया था, सबसे पूछ के, और फिर हम लोगों ने तय किया था कि हम रूस जाएंगे, और बाजवा साहब से भी पूछ के गए थे, लेकिन बाद में फिर बाजवा साहब ने कहा जी कि नहीं, गलत किया, उन्होंने मजम्मत की और यूक्रेन के हवाले से रूस की। तो ये क्या हुआ? मैं बताऊं, कभी भी जो इस किस्म के फैसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो जाने फैसले होते हैं, वो आर्मी चीफ से पूछ के नहीं जाना होता। आर्मी चीफ हैज टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब नवाज शरीफ इतने दौरे करता था, हमने कभी आर्मी चीफ से कभी क्लियरेंस नहीं दी थी। हाँ, आर्मी चीफ अगर जाता है दौरे पर, उसको हम ब्रीफ देते हैं बना के, अब पता नहीं आजकल देते हैं कि नहीं, लेकिन आर्मी चीफ को हम ब्रीफ देते थे कि तुमने ये बातें करनी है जाके वहां। फौजी मामलात में आप खुद करें, लेकिन फॉरेन ऑफिस गाइड करता है, ये दस्तूर है। तो ये जो आपने सवाल उठाया है कि जी वो ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था, बल्कि मैंने जब बाजवा की वो तकरीर सुनी, उस वक्त मैंने पहली दफा ये सोचा कि प्राइम मिनिस्टर शुड डिसमिस हिम। हालांकि जब मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने डिसमिस किया था, उस वक्त मैंने सोचा था कि गलत किया उसने, क्योंकि वो जवाब नहीं था उसका, क्योंकि वो एक अजीब तरीके से वो विजिट से आ रहा है, उसके जहाज को मोड़ा गया, वो गलत था। तो मैंने उस वक्त कहा था कि गलत हुआ है। लेकिन ये जो था, ये आर्मी चीफ, ये पब्लिक में डिबेट में गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ, हाँ, जो कि पॉलिसी के खिलाफ, और पॉलिसी वो है जो तयशुदा थी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की भी ये पॉलिसी है, ये आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान किसी भी ताकत का पिट्ठू नहीं बनेगा। ये फौज की सच्ची पॉलिसी है, और मैंने ये पॉलिसियां देखी हैं, वो चाहे इंडिया के हवाले से हो, कारगिल के हवाले से हो, न्यूक्लियर के हवाले से हो। मैं बता रहा हूं कि फौज जो हमारी है, इसके बारे में गलत तासर पैदा हो गए हैं। एक तो हमारे लोगों की कम ज़र्फी की वजह से पता ही नहीं उनको कि फौज की अहमियत क्या है, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं। इन सियासतदानों ने हमेशा फौज को अपना एडवर्सरी समझा है, हमेशा क्योंकि इन्होंने बुरे काम करने होते हैं, गलत काम करने होते हैं, तो फौज एक सबसे बड़ी रुकावट है रही है। कम से कम मुशर्रफ के पीरियड तक ये चल रही है। मुशर्रफ के बाद जब ये फिर दोबारा आए हैं नवाज शरीफ वगैरह और जरदारी, उसके बाद इन्होंने मुसल्लमा तौर पर ये फैसला कर लिया था। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ कोई इनकी बहस होती, मैं तो भी रिटायर्ड बंदा हूं। मैं उस अपने 2002 के बाद मेरा कभी इस्लामाबाद के साथ ताल्लुक नहीं रहा। मैं एक आम पाकिस्तानी की तरह हर चीज देखता हूं, सोचता हूं। तो इन्होंने फैसला ये जो मेरी नजर में आया कि फौज को हमने टैकल करना है। जरदारी ने तो कह दिया था कि हम फौज की ईंट बचा देंगे, और ये लोग बड़े घाग हैं, ये बहुत घाग हैं। ये जो बीच में प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है ना, ये बड़ा शोबाज, वाकई नाम इसका सही है, शोबाज। तो असल मगर आई मस्ट से कि नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए हैं। मैं बताऊं 3 सालों में, जब मैं उसका फॉरेन सेक्रेटरी था, नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया, सारा क्रेडिट उसको जाएगा, कतई नजर इसके कि वो नहीं चाहता था। लेकिन जब मैं उसको एक्सप्लेन करता था कि हमने तारीख में कदम रखना है, हमने छुपना नहीं है, तो उसने एग्री किया।
कतई नजर इसके कि उसके सारे जितने बेली दोस्त थे पॉलिटिकल, बड़े बड़े नाम हैं जिसमें सारे चौधरी निसार और ये इसाक डार और शेख रशीद, सब कहते थे मियां साहब ना करना मर जाएंगे, लेकिन टेस्ट किया इसने। मैं क्रेडिट देता हूं, तारीख में आज अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत ओवर बनी है तो वो उसके पीरियड में था। इंडिया के साथ अमन, वो नवाज शरीफ ने मुझे कहा था नेगोशिएट करने को, मैंने 6 महीने में पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया था। ठीक, लेकिन अभी रूस के बारे में जरा थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई कर दें कि क्या इमरान का वहां पे जाना ये गलत था, खासतौर पे उन हालात में जबकि जंग होने वाली? नहीं, ये बाजवा की सोच है। ये जो कमजोर लोग होते हैं ना, और इसमें फौज, याहिया खान, इसी याहिया ने बड़ा काम किया था, अमेरिका और चीन की दोस्ती करवा दी थी, लेकिन इतनी उसमें सोच नहीं थी क्योंकि उसके टाइमिंग्स होते थे। जब वो एक मूड में आ जाता था तो और करता था, जब कौमी तराना बन जाती थी, जनरल रानी होती थी, तो ये चीजें जब आ जाती हैं तो फिर टाइमिंग पे डिपेंड करता है फैसला किस वक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बाजवा ने जिस तरीके से बात, जो मैं बताता हूँ, इमरान से जब मेरी बात जूम पर हुई, मैं तो कभी नहीं मिला इसको, लेकिन उसने मुझे जूम पे बात की, तो मैंने उसको कहा था कि तुम फौज को मत रगड़ो, फौज हमारा सरमाया है, एसेट है, ताकत है। तो उसने मानी बात, और फिर मैंने कहा कि अमेरिका को मत लताड़ो क्योंकि अमेरिका बड़ी ताकत है और हम झगड़ा नहीं कर सकते अमेरिका से। हमने बड़े बड़े काम किए हैं अमेरिका के साथ एंगेज करके, उसकी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ किए हैं, लेकिन हमने लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया। एंगेज करना होता है। मैंने कहा जब न्यूक्लियर धमाके हमने किए, ये आपको मैंने पता, तो हमने मई में धमाके किए, दिसंबर में क्लिंटन ने नवाज शरीफ को दावत दी वॉशिंगटन आने की, वहां अभी मीटिंग नहीं शुरू हुई थी, प्राइवेटली खड़े थे, तो क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा, प्राइम मिनिस्टर, had I been in your place I would have done exactly the same thing that you have done। यानी जब आप अपने कौमी मुफाद में कोई बात करते हैं, कतई नजर इसके कि बड़ी ताकतें क्या सोचती हैं, तो आपकी इज्जत होती है। मैं मतलब बताता हूं कि जसवंत सिंह आया लाहौर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, उसकी किताब आई थी, तो मुझे मैसेज मिला कि ही वांट्स टू सी, मैंने बताया था शायद आपको, मैं गया तो उसने मुझे किताब अपनी दी और उस पे जो लिख के दिया है मेरे लिए, वो उसका लिखने का जो रिमार्क है वो किसी भी पाकिस्तानी अवार्ड से लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तानी अवार्ड जो हैं वो तो सिफारशी होते हैं, जब तक आप सिफारिशें भर्ती के सिर्फ वो चीजें होती हैं। लेकिन उसने जो मुझे लिखा, उसने मुझे पेट्रियट का लफ्ज लिखा, नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखने वाला, वो मैं पढ़ के कभी आपको मैं भिजवाऊंगा उसको। तो मेरे लिए तो वो सबसे, जब दुश्मन से आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो वो सबसे बड़ी ऑनर होती है। इसी तरह नवाज शरीफ को मिला था वो करने का। तो इमरान खान, असल मसला ये है, देखें इसरार, अब जरा समझिए प्लीज, क्यों बाजवा को प्रॉब्लम हुआ इमरान के साथ। जो इमरान ने मुझे बताया था, उसने जूम पे, मैं बता रहा हूँ, कल परसों के प्रोग्राम में भी मैंने बताया था ये बात, कि मैंने इमरान को कहा कि मैं पब्लिक टेलीविजन पर साफ ओपनली कहता था कि तुम, यू आर सराउंडेड बाय वल्चर्स, ये इमरान को मैंने कहा। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास बंदा कोई नहीं था। वो कहता है, शमशाद साहब, मुझे बंदे इन्होंने दिए थे, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है या कौन जो है, कहते ये बाजवा ने दिया था ये बात। तो जब उसने ये कहा तो कहता है कि मुझे कहता था बाजवा कि तुम ये चीफ मिनिस्टर कहां से ढूंढ के लाए हो, नकम्मा। मैं एग्री करता हूं कि नकम्मा था, लेकिन उसकी कोई और सोच होती है ना। उस सोच को, जब कोई बंदा ड्राइविंग पे बैठता है तो ड्राइवर की सोच होती है कि जो भी वो देखता है वो सही फैसला करता है कि कहाँ पे गड़ा है, कहाँ मोड़ है, कहाँ यू टर्न करना है। तो ही इज द ड्राइवर, तो ही हैज टू डिसाइड। तो मकसद ये था कि इसने ये कहा उसको कि इसको बदलो चीफ मिनिस्टर को, और वो लाओ अलीम, मुझे नहीं पता कोई बिजनेसमैन है यहाँ का, उसको लाओ। हाँ, और वो इमरान कहने लगा कि मैंने नहीं उसको, क्योंकि मैंने तो अपनी पार्टी से उसको निकाल दिया था बिकॉज ही वाज करप्ट। और फिर वैसे भी असल चीज ये है, बात दुरुस्त है इसकी, क्योंकि जब आप बिजनेसमैन जो है उसको रूलर बनाते हैं तो वो जमहूरियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। दुनिया में किसी भी हुक्मरान को बिजनेस की इजाजत नहीं है, वो गैर कानूनी होगा
अगर ट्रंप करता था बिजनेस वो गैर कानूनी था, तो उसने छोड़ दिया था जब वो। किसी मुल्क में नहीं है। बरतानिया जहां पे एक इंडिया का आके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है वहां हर चीज गैर कानूनी हो सकती है। मैं नहीं कहता वहां गैर कानूनी हुआ है, लेकिन जमहूरियत कहीं नहीं है, मफादात का मजमुआ होता है। पाकिस्तान में भी जब बाजवा ने उसको कहा कि तुम ये चीफ मिनिस्टर लाओ उसको, वो इमरान कहता है कि वो तो पार्टनर था बाजवा का, समधी था कोई यहाँ, उसका पार्टनर था, बिजनेस इकट्ठे करते। फिर कहने लगा जी कि मुझे, इमरान कहता है कि नवाज शरीफ को जाने दो, कहता है मैंने तो रोका ही नहीं। तो उसने फिर बाजवा ने डॉक्टरों के साथ मिलके, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके उसको प्लेटलेट सेट करके उसको यहाँ से भगा दिया। ये दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। ठीक है जी, मैं आपको बात आज शेयर कर रहा हूँ कि वो भगा दिया। और फिर वो और चक्कर में आके फिर फाइनली बाजवा ने उसको बदलने का फैसला कर लिया। अब देखिए, ये कि फौज का सरबराह वो हुक्मरान को बदलने का फैसला करता है। जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के किस तरह पैंतरे बदलते हैं, मतलब वोट किस तरह बदलते हैं, पैसा चलता है, वो जरदारी मास्टर इन चीजों पे। सिंध हाउस वाज फ्लरिशिंग विद बैग्स ऑफ मनी, और करोड़ों रुपए चल के। ये आपकी जमहूरियत है, मजाक है। तो बात ये है कि सोवियत यूनियन बहुत बड़ी एक और ताकत है, हमें उसके साथ। मैं जब था 99 के शुरू में, मैं नवाज शरीफ को लेके गया था येल्टसिन के पास, आपको बता दूं, पहला दौरा था काफी अरसे के सोवियत अफगानिस्तान के बाद, तो लेके गया, ताल्लुकात रूस के साथ शुरू किए थे अच्छे, समझ गए। तो वो फिर उसके बाद ये आया प्यूटन, उस वक्त भी अच्छे ताल्लुकात, मुशर्रफ के वक्त भी कोशिश थी, मगर प्यूटन ने कहा था कि जब तक कोई अच्छी चीज नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा। तो वो अच्छी चीज कोई नहीं हो रही थी। अब आ रही थी अच्छी चीज, क्योंकि इमरान खान ने पहले दिन से ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान को अपनी टांगों पे खड़ा करना है। क्योंकि ये अब तक जो हुक्मरान थे इन्होंने हमें चमचा बना के, भिखारी बना के छोड़ दिया है। तो मैं समझता था कि ये एक नई सोच है, इसको मैं। तो फिर इमरान खान को इसकी सजा मिली है। देखिए, इमरान खान को मैंने सियासतदान कभी नहीं सोचा, मुझे नहीं पता, ये था ही नहीं सियासतदान, ये खिलाड़ी था। ठीक है जी। और इसकी जो सारी जिंदगी है उसकी अपनी एक रेपुटेशन थी। आप देख लीजिए, लंदन में उस वक्त जब था ये क्रिकेट खेलता था, वो कहते हैं कि रॉयल पैलेस में कोई रिसेप्शन कंप्लीट नहीं होती थी इमरान के बगैर, इतना पॉपुलर था। और जिस पार्टी में ये जाता था उस पर टिकट लगे हुए थे लोगों के आने के। तो मकसद एक ऐसी शख्सियत आपको मिल रही थी जो अपना, उसने सारा कुछ बदल लिया था। उसने अपना घर बार, बीवी बच्चे छोड़ के, वो दौलत छोड़ के, वो कहता था मैंने मुल्क को खड़ा करना है। उसने शौकत खान बना के दुनिया को दिखा दिया था कि गरीब के लिए उसका दिल कितना बड़ा है। ठीक है जी। तो यानी जो जिनका इलाज वहां हुआ है वो बताएंगे आपको कि ये अस्पताल क्या है। मैं कहता हूं अमेरिका के अस्पताल देखे हैं, उनसे बेहतर है ये। यहां कम से कम गरीब का बिल्कुल मुफ्त इलाज। मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ तो वो एक साथी, उसके साथ एक और मरीज था, वो गरीब था, उसको मुफ्त इलाज किया जाता था। ठीक है जी। तो मकसद मेरा है कि इसने कम से कम अस्पताल यहां पे। आज मैं एक और चीज बताने लगा हूं कि 2011 में, आप सो रहे हैं मेरा ख्याल है, नींद आ रही है, रात ज्यादा हो गई है, मैं बंद नहीं मैं जाग रहा हूं क्योंकि आपकी रात है, मेरा दिन है। अच्छा, ये दिन रात का मामला है। अच्छा, तो वो मैं बताता हूँ 2011 में। आज मैं एक और बात अपने बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को विजिट करता था, तो मैं गया हुआ था, तो वहां मेरे आंख चेक करवाने के लिए गया, तो उसने, डॉक्टर ने कहा, इंडियन डॉक्टर थी वहां, बहुत पाकिस्तानी और इंडियन, उसने कहा कि यूर आपका कैटरेक्ट राइप है, सर्जरी करवा लें। तो मैंने कहा मैं तो कल जा रहा हूँ वापस। कहती हाँ, तो पाकिस्तान तो बड़ा, बहुत लोग होंगे, बड़े अच्छे हैं। तो मैं आ गया वापस, और मैंने यहाँ कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई। जिससे करवानी थी वो लंदन गया हुआ था प्राइवेटली, लेकिन फिर मैं अपने सरकारी अस्पताल गया। बड़ा मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और ये कर दिया, और उस बंदे ने मेरी सर्जरी की। उसके बाद मुझे पट्टी बांध दी, और मैं एक हफ्ता पट्टी रही, तो पट्टी ना खुली, तो मुझे फिक्र पड़ गया। तो उस बंदे ने मेरा रेटिना फाड़ दिया था। अब आप सुनिए, मेरा रेटिना फाड़ दिया, मुझे नहीं बताया उस डॉक्टर ने, एंड ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल। मैं प्राइवेट उस डॉक्टर के पास वो आ गया था, उसको क्या वो कहता है, शमशाद
یہ تو آپ کی تو آنکھ ضائع ہو گئی ہے, ہمیں فوری سرجری کرنی ہوگی. تو مجھے پھر ایک اور جہاں ہاسپٹل تھا, سرکاری ہاسپٹل, وہاں پھر ایک باقاعدہ میجر سرجری ہوئی, میری آنکھ کو ریپیئر کیا گیا. آنکھ تو ریپیئر ہو گئی ہے, بٹ آئی کانٹ سی دس. آنکھ میری ایک آنکھ رہ گئی ہے. میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں, کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی, کیونکہ میرا بچہ بھی ڈاکٹر ہے, اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, تو ایک ڈاکٹر جان بوجھ کے تو نہیں کرتا. تو میں نے آج 2011 میں میرے ساتھ ہوا, 2011 کے بعد میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں ایک آنکھ کے ساتھ. اب آپ سنیے ذرا, میں ایک لفظ جو ہے خود ٹائپ کرتا ہوں, کسی سے میں نے آج تک کوئی کتاب اپنی ٹائپ نہیں کروائی, خود کرتا ہوں. تو مطلب ہے دنیا میں زندہ رہنا ہے, اور ملک ہمارا ایمان ہے کہ ملک ہیں تو ہم ہیں, آزادی ہے تو ہم انسان ہیں. جو آزادی کے بغیر لوگ ہوتے ہیں وہ انسان نہیں رہتے. جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے دیکھنے کے بعد بھی ہمیں آج تک کوئی عقل نہیں آئی, نہ ہمارے سرکاری اداروں کو, نہ فوج کو, نہ عدلیہ کو, نہ حکمرانوں کو, نہ پولیس کو, نہ بیوروکریٹس کو. کبھی یہ ہوش نہیں آیا. میں ہمیشہ یہ شکایت اپنے لوگوں سے کرتا رہتا ہوں, لیکن یہاں کوئی دراصل درست کرنے والا نہیں ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں سائفر کا مسئلہ. میں بتاؤں کہ ہماری تو زندگی سائفروں میں گزری ہے کئی دفعہ. میں تو 71 کے وقت میں افریقہ میں تھا, سارا سائفر میں خود آپریٹ کرتا تھا, یعنی اس کے کوڈز میں میں ایکسپرٹ تھا, میں ٹائپ کرتا تھا. ایک اور سائفر کا بتا دوں کہ مالے میں 97 میں ایک سمٹ ہونی تھی سارک کی, تو وہاں سفیر ہمارا ریٹائر ہو گیا, تو بندہ کوئی نہیں تھا امبیسی میں بس ایک سٹاف کا ممبر تھا. تو میں نے پھر ہمارے فورن آفس میں کوئی جانا نہیں چاہتا تھا, مالے کوئی اتنی اٹریکٹیو پوسٹ نہیں تھی, تو میں نے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھا, اس کو میں نے فون کیا یار کہ مجھے ایک بندہ ادھار دے دو کوئی ڈیپوٹیشن پہ سول سروس کا. تو اس نے ایک دے دیا. میں نے کہا کہ وہ بڑا یعنی ہنی مون علاقہ ہے. میں نے جب اس کی تعریفیں کی تو اس نے ایک ینگ کوئی ڈپٹی سیکرٹری بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کیا تھا, مگر تازہ آیا ہوا تھا سیکرٹریٹ سروس کا, تو بھجوا دیا. میاں بیوی شادی شدہ تھے, سندھی لڑکا تھا وہ. تو میں نے ان کو فورن آفس میں 2 ہفتے ٹریننگ دے کے بھجوا دیا. وہ شارجے بن گیا وہاں. تو وہاں پہ پھر سمٹ جب ہوتی ہے, وہ پرائم منسٹر کو رات کے وقت جب وہ انہوں نے ایک سب مرین میں پانی کے اندر کے ایک تماشے دکھائے, وہ اس پارٹ پروگرام کا حصہ تھا, تو اس بچے نے امپریس کر دیا. دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے. تو نواز شریف واز فونڈ آف دیز تھنگز, تو ہی واز ویری ہیپی ود دا بوائے اینڈ ہز وائف. تو اگلے دن جب انوگریشن سمٹ کی ہو رہی, تو مجھے شمشاد پرائم منسٹر کہتے ہیں, شمشاد صاحب اے جڑا منڈا کھلوتا سی ادھر کے کوریڈور تے, جڑا شارجے سی, سمٹ انوگریشن ہو رہی تھی, میرے کان چ کہندا ہے کہ اے تسی سفیر بنا دیو اچھے, اب یہ سفیر بنا دیو. میں کہ جی یہ نہیں بن سکتا, یہ سروس دا ہے نہیں ہے, انہوں تو میں ڈیپوٹیشن تے دیتا ہے 2 ہفتے واسطے, واپس چلا جائے گا. اچھا وہ بات ختم ہو گئی. تو اس کے بعد تو میں نے انکار کر دیا. تو 1 مہینے کے بعد ابھی وہ واپس نہیں آیا تھا, خبر آئی کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے, ہمارے سارے سائفر کے ڈاکیومنٹ لے کے بھاگ گیا ہے, امریکنوں کو بیچ دیے, ویزا لے کے بھاگ گیا ہے. یہ ہمارے لوگ دیکھیے. تو یہ واقعہ بنا. ہم نے بڑی وہاں امریکہ میں پولیس اڑائی, یہ اڑائی, وہاں جو جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے, یہ پھر نہیں پتہ چلتا. بڑی پروٹیکشنیں دی ہوئی ہیں. تو دیکھیں امریکہ اپنا کام کرتا ہے, ان کی سفارتیں اپنا کام کرتی ہیں, ہمارے لوگ بکتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ جو ہے نا, اور بالخصوص آپ کے حکمران, میں یہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ کریڈٹ نواز شریف کو بہت جاتا ہے کہ اس نے امریکہ کے پریشر کے باوجود اس وقت ٹیسٹ کروائے تھے, اور ہم نے آزادی دکھائی اس وقت. میں بتاؤں ہمارا نان لائن میں سٹیٹس تھا, یعنی وہ پیریڈ کے بعد پاکستان واقعی آزاد تھا. لیکن یہ جو پچھلے 8 کے بعد جو چیپٹر شروع ہوتا ہے, جب سے زرداری نے ٹھپا لگایا میمو گیٹ کا, جب امریکہ کو اس نے یہ دے دیا تھا ایک کمٹمنٹ حسین حقانی کے ذریعے اور وہ منصور اعجاز کے ذریعے کہ تم جو کچھ کہو گے ہم کر دیں گے, فوج کی تقرریاں تم سے پوچھ کے کریں گے, امریکہ کو یہ کہا تھا اس نے.
تو جب یہ ہو گیا پھر کیا نہیں ساتھ مل گیا کہ امریکہ سے کرانی کہ ہم اکٹھے ہیں نال, اس کو اس نے 3 سال ایکسٹینشن دے دی. تو یہ اس طرح جب آپ ایکسٹینشن دیں گے فوجی سربراہ کو تو یہی ہوگا. میں کبھی بھی اپروو نہیں کرتا, ایون سول لوگوں کی ایکسٹینشن نہیں چاہتا. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں, میں نے کہا نا کہ میں 2002 میں ریٹائر ہوا ہوں, میں شوکت عزیز نے کہا کہ شمشاد صاحب تسی کدی کچھ کیا ہی نہیں, میں کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے فیصلہ کیا کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے, کوئی نہیں ہے بالکل. اور پھر یہ ہے کہ ایک خاص عمر کے بعد یو آر نو لانگر گڈ. یعنی اب یہ جس طرح کے 2 بندے ہمارے لوگوں نے, یہ ہوا تو عمران کے خلاف تھا, میں نے اس کو اپنی ڈسپلیجر کنوے کی تھی کہ تم نے واشنگٹن میں اسد مجید کی جگہ اور یہ جو نیو یارک میں بھیجا ہے یہ غلط پوسٹنگ کی ہے. وہ جو واشنگٹن میں ہے وہ زرداری کا چمچہ ہے شروع سے, آئی نو ہم, ٹھیک ہے جی. وہ چائنا میں اس کے زرداری کی ساری کام کیا کرتا تھا. ادھر جو ہے دوسرا, اس کی کہانیاں پوری فورن آفس کو پتا ہے کیا ہے, لڑکیوں کی اور بےایمانی کی. تو باتیں یہ ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ روس کی عمران خان کی جو موو تھی اٹ واز ایکسلنٹ. پاکستان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں تھا. پھر ایک چیز اور کہوں, اگلے دن کوئی آپ کی کوئی ویور تھی, اس کا اس طرح مجھے میسج آیا کہ جو چین ہے یہ ہم پھر کیوں پیچھے پھرتے ہیں. میں آپ کے ذریعے ساری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور چین میں ایک بنیادی فرق ہے. طاقتیں دونوں بڑی ہیں, بلکہ چین اب امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ چین کے بارے میں نیپولین نے, یعنی 1799 کے وقت جب بھی فرانس کا تھا, نیپولین نے کہا تھا there lies a sleeping giant, don't wake him up. جس دن وہ جاگ گیا he will move the world. بلکہ آج ہی ایک چھوٹی سی خبر میں چین کے بارے میں آپ کو دے دوں کہ آج ہی یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو اپنے ملک میں درخت لگائے ہیں, پوری دنیا میں جتنے درخت لگائے گئے ہیں کمبائنڈ ان سے زیادہ لگائے ہیں اپنے ملک میں. بالکل. اور سچی بات پوچھیے, جو عمران کے زمانے میں جتنے تھوڑے بہت درخت لگے, پاکستان میں آلریڈی کلائمیٹ چینج آ چکی ہے. جو بارشیں اس وقت آپ کو لندن کا موسم نظر آتا ہے, یہ اور چیز ہے کہ ہم پانی, ڈرینیج ہمارا خراب ہے, ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں. اپنا پانی جو انڈیا سے آتا ہے وہ بھی سمندر میں چلا جاتا ہے. لیکن جب سے یہ آیا پاکستان میں ایون کلائمیٹ ہیز چینج. پاکستان میں درختوں اتنے بھی لگائے ہیں, ابھی وہ اگ رہے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں تو چھوڑ دیجیے, میں صرف آپ کا سوال کو مکمل کرنا چاہتا ہوں پلیز, کہ یہ تماشا ہے یہ جو سائفر کا ہے. میں نے بتا دیا کہ سائفر کی جو حقیقت ہے, کوئی یہ جو اسٹیٹ سیکرٹ, کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے. جب گپ لگتی ہے آپ ڈرنک پہ بیٹھ کے, تو گپ شپ لگتی ہے آپس میں دوست بیٹھ کے, وہ اپنی حکومتوں کے بارے میں. بلکہ مجھے یاد ہے مشرف کے بارے میں, مشرف آیا تو جب جارج واشنگٹن کے ساتھ بات ہو چکی, اس کے بعد پھر بیٹھ کے مجھے اب یاد نہیں کون تھا, یا پیکرنگ تھا یا آرمیٹیج کوئی تھا, تو اس نے لفظ استعمال کیا, کہتے ہیں وی ڈونٹ ٹرسٹ دس بگر. یہ کہا تھا اس نے, وی ڈونٹ ٹرسٹ دس بگر. تو یہ اب میں اگر لکھ دوں تو ڈز اٹ میک اینی پوائنٹ؟ مطلب بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اس نے کہا تھا, نواز شریف کے بارے میں نہیں, مشرف کو کہا تھا, مشرف کو کہا وی ڈونٹ ٹرسٹ. لیکن یہ ہے اس کے بعد مشرف ان کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا, وہ باتیں مان لی جو کوئی نہیں مان سکتا تھا. صحیح بات. چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور لیکن میں آخر میں ایک چیز صرف یہ کہوں گا, جو سارے سوال اٹھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ there is some problem with the state of Pakistan. یہ دنیا کی دوسری ساری ریاستوں سے مختلف ہے. واحد ریاست تھی which was born like the Siamese twins. جس طرح جڑواں ہوتے ہیں نا, جو مکمل طور پر الگ ہوتے ہیں, صرف کہیں سے تھوڑا سا کنیکشن دونوں باڈیز کا ہوتا ہے. ہمارے کیس میں دونوں حصے تھے پاکستان کے, وہ لٹل بٹ آف ہارٹ اینڈ مائنڈ کنیکشن تھا بس, یعنی جسمانی وجود کوئی تعلق نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس فزیکل سیپریٹنس کو انڈیا نے فائدہ اٹھا کے ہمیں توڑ دیا. اصل پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. جو رہ گیا وہاں پر جو 2 صوبے تھے وہ غلام, ذہنی طور پر غلام تھے, اور فوج پاکستان برطانیہ والے, برٹن والے کیا تھے, برٹش, وہ جو تھے پنجاب سے اپنی فوج بھرتی کرتے تھے, اور جا کے 1857 میں مسلمانوں کو مروایا ان فوجیوں سے.
अफगानिस्तान के खिलाफ चढ़ाई की, वहां मरवाया मुसलमानों को। वो फिर और बात है कि अफगानों ने उनकी ऐसी की तैसी की कि एक हमले में 16,000 बंदे ब्रिटिश फौज के मार दिए थे, उसमें सारे पंजाबी भी थे। तो मकसद मेरा कहने का है कि आपको अपनी कौम के बारे में सोचना है। हमारी फौज, मैंने कहा कि अगर आपकी फौज नहीं है, इस मुल्क में फौज के बगैर नहीं गुजारा हो सकता, तो फिर दुश्मन की फौज होगी। और जो बदकिस्मती से ये है कि जो इस वक्त माहौल है फौज के बारे में, जो एक पब्लिक लेवल पर एक सेंटीमेंट है, इसको गलत तरीके से बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है फौज के साथ मिले हुए, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फौज को मजीद कमजोर करने के लिए। मैं कहता हूं उसे बचाना चाहिए। फौज की ग्रेटनेस लाइज विद द पीपल्स लव एंड अफेक्शन एंड सपोर्ट, वो खो दी है फौज। तो मैं अभी भी अपील करता हूं अपनी फौज को कि खुदा के लिए अपनी ये जो मौजूदा रविश है इसको छोड़ के और आप हिस्ट्री में अपना नाम अच्छा बनाइए। या ना बने, ज़िया ना बने, मुशर्रफ ना बने, बाजवा ना बने, कुछ और बने, इस मुल्क के सेवियर बने, इस मुल्क की आजादी के गुलाम मत बनाइए इसको। मैंने कभी भी इस मुल्क की गुलामी जो है उसको कभी पसंद नहीं किया। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमने जिंदा कौम है, जो कायदे आज़म ने कहा था, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने जिस तसव्वुर के साथ बर्रसगीर के मुसलमानों में एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार कौमियत का शऊर पैदा किया था, और जिस तसव्वुर के साथ कायदे आज़म ने एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार ममलिकत के तसव्वुर को हकीकत बनाया था, वो ममलिकत, वो मुल्क, वो रियासत कोई क्यासी या कोई यानी खलाई वो नहीं था, चीज थी। उसका बाकायदा एक तारीखी रैशनल था, एक सियासी जवाज था, एक उसकी अखलाकी, सकाफती और तहजीबी हदबंदी थी, उसकी मुआशी और मुआशरती खद्दोखाल थे, और मसावात, आइन और कानून की बालादस्ती पर मबनी एक तरक्की याफ्ता खुशहाल मुआशरा उसका हदफ था। तो क्या हो गया? हम तो मोजे पैदा करने वाली कौम है, ये क्यों हमें कमजोर कर दिया गया? हमने तो कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था, आज पाकिस्तान कश्मीर बन गया है। लोगों में ये तासर पैदा हो गया है। खुदा के लिए मेरी फौज वालों, आप लोग जल्दी अपना सोच लें, लोगों को दोस्त बनाएं। लोगों की क्या ख्वाहिश थी? लोग इन पुराने सियासतदानों से तंग आ चुके थे। 75 साल में उन्होंने इस मुल्क को लूट लूट कर ढांचा बना दिया था। वो एक नया हुक्मरान चाहते थे। मैं मानता हूं कि बाजवा को प्रॉब्लम्स थे इसकी सोच से, क्योंकि ये सोच करप्शन की बात करता था, लेकिन उसको जो चीज टूल्स चाहिए थे वो नहीं दिए गए, जो इम्प्लीमेंट करके हमारे सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, और हमारी अदलिया ने तो बिल्कुल मायूस कर दिया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अदलिया पहले दिन से फौज के साथ मिलकर जिस तरीके से रोल प्ले करती आई, उनको भी मौका था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। आज क्या है हम? ये मैंने तो आपको बताया ना, कायदे आज़म और अल्लामा, आज क्या है? जहां पर पार्लियामेंट का काम ना करे, जहां हुकूमत का काम ना करे, जहां अदलिया का काम ना करे, जहां आइन ना रहे, जहां कानून ना हो, जहां पुलिस ना रहे, जहां ब्यूरोक्रेसी ना रहे, वो मुल्क है, वो रियासत। हम रियासत नहीं रहे। मैं अभी भी कहता हूं, क्योंकि ये जो सियासतदान हैं, देखें, ये जो शरीफों और बदमाशों का मिलाप जो होता है ना जब, तो फिर एक नई ऐसी सोच पैदा हो जाती है जो रियासत को कमजोर करती है। रियासत को मजबूत करने की जिम्मेदारी फौज की होती है, और जब फौज उनके साथ मिल जाए तो फिर तो रियासत मौजूद। सोचो, मैं कहता हूं, वो अब सियासतदानों के मुकाबले में, मैंने फौज को कह के मैं आपको बताऊं कि मैं सियासतदानों में इतनी बैंकरप्सी देखता था सोच की, क्योंकि हर दफा प्राइम मिनिस्टर कहता था जर्नैल से कि जनरल साहब ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ करना है। तो मैंने एक दफा एनबीसी वालों को कहा कि इन सब के लिए कोई वर्कशॉप शुरू करें आप, ये सियासतदानों के लिए, ताकि इनको पता चले स्ट्रेटेजिक विजन क्या था। और उन्होंने शुरू किया था, चला,
मगर ये सियासतदानों ने उस वर्कशॉप को एक तफरीह का सामान पैदा कर दिया। आगे गप्पे शप्पे लगाते थे, बड़े बड़े सियासतदान थे, नाम फौत हो गया कुछ अब तो, लेकिन मैं जाके हम लोग एड्रेस करते थे वहां, तो मकसद था, मैं एक और कहता हूं कि जितने अनपढ़ लोग हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठते, बाकायदा जिस तरह सिविल सर्वेंट्स या फौज के लोग इम्तिहान दे के ट्रेनिंग के साथ आते हैं, ये सियासतदान जो है कहाँ के हैं, इनको कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो बाकायदा कोई इम्तिहान होना चाहिए। ये सिर्फ ये तो नहीं ना कि सर आप एक वो करके सिर्फ आपने चूंकि वो किया हुआ है आपके नाम लामा या मौलाना है, तो इस तरह तो नहीं ना होता, बाकायदा डिग्री होती है। तो सियासतदानों की जिम्मेदारी है, असल चीज तो वो है, वो मुल्क की किस्मत कंट्रोल करते हैं। जब अनपढ़ लोग किस्मत कंट्रोल करेंगे तो फिर पढ़ी लिखी फौज के साथ तो यही होगा ना जो हो रहा है। तो ये चीजें चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।